गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका आइसोथर्म्स। तो जो सोलर रेडिएशंस का चल रहा था, अब जो सोलर रेडिएशन आता है और जो अर्थ को जो मिलता है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। अब इंसोलेशन जो है कि यहाँ कल हमने जो डिफरेंस किया था लास्ट वीडियो में कि आइसोलेशन, इंसोलेशन और टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस किया था, तो उसके अंदर हमने बताया था कि जो इंसोलेशन है वो जो हीट एनर्जी विच मेक्स थिंग्स हॉटर, जो गर्म करती है, और वो कितनी गर्म हुई है वो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो ऐसी जो टेम्परेचर अलग अलग प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर रहता है, हर जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता है। तो उसी से रिलेटेड आज आपकी नेक्स्ट टर्म है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स इज एन इमेजिनरी लाइन joining places having equal temperature। क्या है आइसोथर्म्स? क्या है जो हर प्लेसेस पे मैंने कहा कि अलग अलग टेम्परेचर शो कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस फिर दूसरी प्लेस पे भी कहीं 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तीसरी प्लेस पे भी कहीं 20 डिग्री सेल्सियस होगा। उन सभी को हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसी इमेजिनरी लाइंस को हम आइसोथर्म्स कहते हैं। और ये जो आइसोथर्म्स हैं ये आपकी जो है ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की जाती हैं, और हम कह सकते हैं कि पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म्स। तो यानी कि अलग अलग प्लेसेस के ऊपर देखिए, अर्थ के ऊपर अलग अलग जो टेम्परेचर रहता है उनको मिलाने वाली जो लाइंस हैं उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोथर्म्स कह देते हैं। अब एक एग्जांपल आपको दिखाएं। अब इस मैप के ऊपर देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की है जैसे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जहाँ जहाँ जिन प्लेसेस के ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उन प्लेसेस को मिलाते हुए लाइन जा रही है। फिर एक लाइन और ड्रॉ कर दी जैसे 10 डिग्री सेल्सियस की जहाँ जहाँ पर है। फिर इस तरह से 20 डिग्री सेल्सियस की लाइन, अगर ये इस तरह से लाइन है, फिर आपकी जो 30 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मिलाने वाली, इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री सेल्सियस को मिलाने वाली लाइन और 10 डिग्री सेल्सियस को। तो ये लाइनें क्या हैं, ये आइसोथर्म्स हैं ये लाइनें। अब ये कहा है कि अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर है आपकी 0 डिग्री लाइन, तो लगभग ये इसके पैरेलल ड्रॉ की जाती हैं। क्लियर। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि आइसोथर्म्स के अंदर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है 0 डिग्री से ऊपर वाला, और 0 डिग्री से नीचे वाला ये जो इक्वेटर है उससे नीचे ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आपने देखा कि यहाँ जो आइसोथर्म्स है, जैसे ये लाइन है, ये इनके अंदर मूवमेंट देखिए बहुत ज़्यादा है, बेंड बहुत ज़्यादा है। इस लाइन के अंदर देखिए काफ़ी ऊपर जा रही है फिर वापस नीचे आ रही है। तो इसको भी बारे में बताएंगे कि ये ऊपर नीचे क्यों हो रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है यहाँ पर देखिए। और इसके कंपैरेटिवली जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो लगभग क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में सदर्न हेमिस्फीयर वाली आइसोथर्म्स लगभग स्ट्रेट हैं। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर जो लैंड पार्ट है वो ज़्यादा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, एक ये वाला लैंड पार्ट आ जाता है, कुछ ये लैंड पार्ट आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया वाला लैंड पार्ट आ जाता है, बाकी वो सारा का सारा ओशन पार्ट है। तो जो वेरीज है, जो टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। देखिए, जब भी लैंड पार्ट से आप ओशंस की तरफ जा रहे हैं या ओशन से वापस लैंड पार्ट की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो लाइनें बेंड करेंगी। ठीक है, लाइनों की डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन जब यहाँ हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ केवल वाटर बॉडीज़ हैं, तो लगभग इसलिए सेम लैटिट्यूड के ऊपर लगभग टेम्परेचर सेम रहता है, इसलिए ये लाइनें सीधी हैं। और इसी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज़्यादा होने के कारण कभी लैंड पार्ट आ जाता है, कभी ओशन पार्ट आ जाता है, जिस वजह से लाइनें बेंड हो जाती हैं। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइसोथर्म्स रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड। जैसे अभी आपने मैप में देखा कि जो आइसोथर्म्स हैं वो लगभग पैरेलल हैं किसके, लैटिट्यूड्स के। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है। ठीक है, इक्वेटर भी आपका एक लैटिट्यूड है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे, ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, टेम्परेचर अबव द ओशन एंड लैंड मासेस वेरीज इवन ऑन द सेम लैटिट्यूड। देखिए, सेम लैटिट्यूड होगा, जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में देखा सेम लैटिट्यूड के ऊपर लगभग सेम टेम्परेचर है, लेकिन जब उसके अंदर वेरीज आ जाती हैं, यानी कि आपका जो लैंड मासेस आ जाता है या फिर जो है
आपके ओशन पार्ट आ जाते हैं, इस वजह से उसके अंदर वेरीज क्रिएट हो जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से जो आइसोथर्म्स हैं बेंड स्लाइटली, कुछ बेंड हो जाती हैं वाइल क्रॉसिंग फ्रॉम लैंड मास टू ओशन और वाइस वर्सा। यानी कि जब वो बेंड हो जाएंगी कब, जब वो लैंड मास से ओशन में एंट्री करेंगी या ओशन से जब वो लैंड मास में एंट्री करेंगी, तो जो आइसोथर्म है वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, अब वो चीज़ यहाँ देखिए, ये मैंने बताया था जैसे कि ये एक आइसोथर्म आई, ठीक है, अब ये लैंड मास चल रहा था, यहाँ से जैसी ओशन में एंट्री की तो ये बेंड हो गई, क्लियर चल रही है। अब वापस से लैंड मास में एंट्री सब इसने किया तो वापस से ये बेंड हो गई। तो इस तरह से जो इनका, जैसे ये ओशन से लैंड मास में एंट्री कर रही है तो वापस से बेंड हो गई है, क्लियर। तो ये चेंजमेंट, ये जो है जो बैंड इसके अंदर आता रहता है, ये इसकी फीचर आइसोथर्म्स की। तो दो फीचर्स अभी तक की क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड, बिल्कुल एक्यूरेट पैरेलल नहीं होती है, लगभग उसके पैरेलल होती हैं। और लैंड मास और ओशंस में जब एंट्री करती हैं, लैंड मास से ओशंस के अंदर, ओशन से लैंड मास के अंदर, तो फिर वो स्लाइटली बेंड हो जाती हैं, क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर है लैंड बॉडीज़ का और वाटर बॉडीज़ का, उसमें डिफरेंसेस आ जाता है। थर्ड करते हैं, देर इज़ मोर वाटर एरिया इन सदर्न हेमिस्फीयर रिजल्टिंग इज़ यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, सो देर आर लेस बैंड्स इन द आइसोथर्म। जैसे मैंने मैप में आपको बताया था कि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज ज़्यादा हैं, जिस वजह से टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता, इसलिए जो आपकी आइसोथर्म्स हैं वो लगभग क्या रहती हैं, सीधी ही रहती हैं सेम लैटिट्यूड्स के ऊपर, कोई उसके अंदर ज़्यादा बैंड मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती हैं। आप अपने बुक के अंदर मैप में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से होगी। नेक्स्ट की हमें यहाँ बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आइसोथर्म्स इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए जो ये आइसोथर्म्स जो चेंज हो रहा है, जो बैंड होती हैं, ये क्या ये दिखाती हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज होता है तभी वो बैंड होंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज़ हैं तो लगभग सेम लैटिट्यूड पे से एक तरह का टेम्परेचर चलता रहता है, तो ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं आता, तो लगभग लाइनें सीधी रहती हैं। तो जब आइसोथर्म्स ज़्यादा क्लोज, देखिए एक आइसोथर्म, जैसे मान लीजिए ये जो कॉपी के ऊपर है, जो पेज के ऊपर ये लाइनें ड्रॉ की, हम इसको थोड़ी देर के लिए आइसोथर्म्स मान लेते हैं, एक ये लाइन है, एक ये आइसोथर्म्स हैं। तो जब ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगी तो चेंज टेम्परेचर के अंदर रैपिड चेंज आएगा, बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लियर। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट आ रहा है बहुत स्लो, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा कि एक ये आइसोथर्म्स है और दूसरे आइसोथर्म्स ये मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में अब ये काफ़ी क्लोज हैं, तो क्या है, रैपिड चेंज है, बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक आइसोथर्म्स ये ड्रॉ कर देता हूँ और दूसरे आइसोथर्म में ये ड्रॉ कर दी, क्लियर। एक आइसोथर्म्स मैंने ये ड्रॉ कर दी, दूसरी आइसोथर्म मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो दोनों के बीच में देखिए इनके कंपैरिजन में गैप बहुत ज़्यादा है, तो मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर बहुत स्लो चेंज हो रहा है। वाइड स्पेसिंग होगी तो टेम्परेचर बहुत स्लो चेंज होगा, क्लियर। और जब उनके बीच में गैप कम होगा तो और रैपिड चेंज होगा। लेकिन इसी कंपैरिजन में मान लिया एक आइसोथर्म्स मैंने ये ड्रॉ कर दी यहाँ पर इस तरह से, यानी कि यहाँ टेम्परेचर और फास्टली चेंज हो रहा है और रैपिड चेंज हो रहा है, क्लियर। तो हम आइसोथर्म्स को देख के बता सकते हैं मैप के ऊपर, वर्ल्ड मैप पे अगर ड्रॉ की गई हैं, तो किन एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर रैपिड चेंज होता है, किसके अंदर बहुत स्लो चेंज हो रहा है, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपको ये रैपिड चेंज मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये स्लो चेंज मिलेगा। रीज़न वही कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट ज़्यादा है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट कम है। टेम्परेचर इज़ ऑलवेज हाई इन ट्रॉपिक्स एंड आइसोथर्म्स ऑफ हाई वैल्यू आर लोकेटेड देयर। देखिए जो इक्वेटर होती है वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि सन की पोजीशन पूरे साल लगभग वहीं पर बनी रहती है, तो वहाँ पर आपको हाई वैल्यू वाली आइसोथर्म्स मिलेंगे। हाई वैल्यू से मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये 10 डिग्री सेल्सियस की एक आइसोथर्म्स हमने ड्रॉ कर दी, एक 30 की हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, मान लीजिए इक्वेटर के पास में है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिक्स पे मिलेगा। तो ट्रॉपिक्स में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ जो है, एक तो कैंसर है, एक आपकी इक्वेटर है और एक आपकी कैप्रिकॉर्न है, ये भी 23.5 डिग्री पर है, ये भी 23.5 डिग्री साउथ में है, ये आपकी नॉर्थ में है, ये आपकी इक्वेटर होगी। तो वो मैक्सिमम हाई वैल्यू वाले इन्हीं के बीच में आपको मिलेंगी, ठीक है। इससे ऊपर जैसे आप जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे तो फिर आपको
जो कम वैल्यू वाली आइसोथर्म्स मिलेंगी। वेरी लो टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड बाय पोलर एरियाज एंड आइसोथर्म्स ऑफ लो वैल्यू आर फाउंड देयर। वही जैसे हमें बताया कि जैसे ही अब हम 2300 डिग्री लैटीट्यूड ऊपर चलते चले जाएंगे, जो पोलर रीजन्स के पास हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे लैटीट्यूड की वैल्यू हाई हो जाएगी लेकिन आइसोथर्म्स की जो वैल्यू है वो लो हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 80 डिग्री लैटीट्यूड है, 80 डिग्री लैटीट्यूड है तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर आपको माइनस में मिलेगा या बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। वही चीज़ है जब हम इक्वेटर के पास आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 23.5 डिग्री जो लैटीट्यूड है इसके ऊपर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो आइसोथर्म की वैल्यू वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगी, तो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि लैटीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी तो आइसोथर्म्स की वैल्यू डाउन आएगी। ठीक है, आइसोथर्म्स की वैल्यू बढ़ेंगी तो लैटीट्यूड की वैल्यू डाउन आएगी। तो आज आपने आइसोथर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको आपने करना है, प्रॉपरली इसको रीड करेंगे और वो वीडियो को वॉच करेंगे। थैंक यू।